गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आशा करता हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। पिछली कक्षा में हम लोगों ने विवेकानंद जी के अनुसार शिक्षण विधियों को पढ़ा था। उन्होंने किन किन शिक्षण विधियों का प्रावधान किया है। आज हम उसी के आगे शुरू करते हैं। कुछ जो पॉइंट्स रह गए हैं वो हम लोग आज देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें सब आता है, स्वामी जी ने शिक्षक के बारे में क्या कहा है कि शिक्षक को कैसा होना चाहिए, उसको देख लेते हैं। तो स्वामी जी ने कहा है कि जो सबसे पहली बात तो वो गुरुकुल प्रणाली के समर्थक थे। जो प्राचीन समय में वैदिक कालीन शिक्षा में जो गुरुकुल प्रणाली थी वह उसके समर्थक थे। और इनका ये मानना था कि जो गुरु हो या शिक्षक हो उसे शास्त्रों का ज्ञाता होना चाहिए। शास्त्रों का ज्ञाता इसलिए क्योंकि जब तक उसे खुद ज्ञान नहीं होगा तब तक वह अपने छात्रों को कैसे ज्ञान प्रदान कर सकता है। तो उसे विभिन्न शास्त्रों का ज्ञान होना चाहिए। इसके बाद दूसरा जो प्रमुख गुण उन्होंने चाहा है कि शिक्षक में होना चाहिए कि उसे मनोविज्ञान का ज्ञाता होना चाहिए। मनोविज्ञान का ज्ञान क्यों होना चाहिए? मनोविज्ञान का ज्ञान इसलिए आवश्यक है क्योंकि जब तक किसी शिक्षक को मनोविज्ञान का ज्ञान नहीं होगा तब तक वह अपने छात्रों को भली प्रकार नहीं समझ सकता। आप देखते हो पिछले सेमेस्टर में आप लोगों ने मनोविज्ञान पढ़ा है, तो उसमें आपने देखा है कि विभिन्न आयु वर्ग के छात्रों में वैयक्तिक विभिन्नता होती है। उनकी योग्यता, क्षमता, रुचियों में अंतर होता है। विभिन्न तरह के बालक होते हैं, विभिन्न व्यक्तित्व वाले बालक होते हैं, विभिन्न मानसिक क्षमताओं वाले बालक होते हैं। तो जब तक शिक्षक को मनोविज्ञान का अच्छा ज्ञान नहीं होगा तब तक वह बालकों की कर्मजनित वैयक्तिक विभिन्नता को नहीं जान पाएगा। अब यहाँ पर आप देखो, जैसे इंडिविजुअल डिफरेंस या वैयक्तिक विभिन्नता आप लोगों ने मनोविज्ञान में पढ़ा होगा और बार बार ये शब्द आता है कि बालकों में वैयक्तिक विभिन्नता पाई जाती है। योग्यता, क्षमता, रुचियाँ अलग अलग होती हैं। संसार के कोई भी दो बालक समान नहीं हो सकते, ये माना जाता है, ये मनोविज्ञान मानता है। तो जाहिर सी बात है लेकिन इन्होंने उसकी व्याख्या थोड़ा दूसरे रूप में की है। इन्होंने कहा है कि जो बालकों में, जैसे हम लोगों ने साइंस में पढ़ा या मनोविज्ञान में पढ़ा, तो ये पढ़ा कि जो वैयक्तिक विभिन्नता होती है उसके लिए कई तत्व जिम्मेदार होते हैं। सबसे प्रमुख जिम्मेदार तो हमारा वंशानुक्रम होता है। वंशानुक्रम में आप जानते हो कि वंशानुक्रम की वजह से एक ही माता पिता की संतानें भी अलग अलग होती हैं। इसके अलावा पर्यावरण है, इसके अलावा शिक्षा है, और भी बहुत सारे सामाजिक जो उसका वातावरण है, बहुत सारे इसके लिए कारक जिम्मेदार हो सकते हैं जो बालक के में इंडिविजुअल डिफरेंस के लिए उत्तरदायी होते हैं। खास तौर से अगर सरल शब्दों में कहें तो उसके लिए दो तत्व जिम्मेदार होते हैं, वंशानुक्रम और वातावरण। वंशानुक्रम आप जानते हो जो जीन्स के माध्यम से गुण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र होते हैं, और वातावरण के अंतर्गत भौतिक वातावरण और सामाजिक वातावरण, हर तरह का वातावरण समाहित है। तो उसके अंतर्गत सब कुछ आ जाता है। उसके अंतर्गत हमारा भोजन आता है, रहन सहन, खान पान, संस्कृति, सब कुछ उसमें समाहित है वातावरण के अंतर्गत। तो कहने का आशय ये है कि बालक में जो वैयक्तिक विभिन्नता होती है ये उसके वंशानुक्रम और वातावरण के आधार पर होती है। लेकिन विवेकानंद जी ने इसकी व्याख्या दूसरे हिसाब से कही। इन्होंने कहा कि जो बालकों में वैयक्तिक विभिन्नता होती है वो दरअसल कर्मजनित होती है। कर्मों के आधार पर बालकों में वैयक्तिक विभिन्नता पाई जाती है। यानी जैसे पूर्व संचित कर्म जो हमारे होते हैं उसके आधार पर वर्तमान में और फ्यूचर में जो विभिन्नताएं दिखाई देती है वो कर्मजनित होती हैं। मतलब ये वंशानुक्रम तो है लेकिन वंशानुक्रम से ज़्यादा कर्मजनित वैयक्तिक विभिन्नता है। यानी कर्म के आधार पर एक बालक किस घर में पैदा होगा या उसकी किस माता पिता के संतान होंगे, इस आधार पर उन्होंने कर्मों के आधार पर ये माना है कि कर्म के आधार पर हमारा जन्म वैसे होता है, वैसे परिवार में होता है, वैसे माता पिता होते हैं। ये सारा इनकी व्याख्या है। तो इनका ये कहना है कि ये जो कर्मजनित वैयक्तिक विभिन्नता है इसको शिक्षक तभी समझ पाएगा जब उसे मनोविज्ञान का ज्ञान होगा। वरना वो अगर सारे बालकों के लिए समान रूप से ज्ञान देता रहेगा तो जाहिर सी बात है इससे छात्रों को बहुत ज़्यादा लाभ नहीं होगा, क्योंकि छात्रों में इंडिविजुअल डिफरेंस होता है और उस इंडिविजुअल डिफरेंस के अनुसार बालकों के शिक्षा के उद्देश्य, पाठ्यक्रम, शिक्षण विधियों आदि का चुनाव करना आवश्यक है। इसके अलावा इन्होंने माना है कि शिक्षक जो हो वो बालक का मित्र, पथ प्रदर्शक और परामर्शदाता हो।
मतलब इन्होंने ये माना है कि मतलब चूँकि हम देखते हैं कि जैसे हमारे जीवन में ही कई तरह की समस्याएं आती हैं, तो हम वो समस्याएं अपने परिवार से भी शेयर नहीं करते, अपने मित्रों से शेयर करते हैं, क्योंकि हमें ये रहता है कि हमारा मित्र हमारे साथ हमेशा खड़ा होगा, या वो कभी भी मेरी परिस्थिति का मजाक नहीं उड़ाएगा या कुछ भी ऐसा। तो हमें सबसे ज़्यादा ट्रस्ट मित्र पर होता है। तो इन्होंने कहा कि शिक्षक और छात्र का जो संबंध हो वो मित्रवत हो, ताकि छात्र अपनी बिना किसी झिझक के अपनी समस्या वो शिक्षक से कह सके। वो शैक्षिक क्षेत्र की समस्या हो सकती है, उसके व्यक्तिगत जीवन से संबंधित समस्या हो सकती है, तो शिक्षक उसको सही राह दिखाए, सही पथ प्रदर्शन करे, उसको सही परामर्श दे। तो इसलिए इन्होंने ये गुण भी एक शिक्षक में चाहा है। इसके अलावा इन्होंने कहा है कि शिक्षक का मन पवित्र होना चाहिए, उसको धन, नाम, यश संबंधी स्वार्थ सिद्धि के लिए शिक्षा नहीं देनी चाहिए। यानी धन, नाम और यश संबंधी स्वार्थ सिद्धि के लिए उसे शिक्षा नहीं देनी चाहिए। शिक्षक को अपने शिष्यों से निश्चल प्रेम होना चाहिए। निश्चल प्रेम यानी जाहिर सी बात है, वैसे अगर देखा जाए तो गुरु शिष्य का जो संबंध होता है वो ऐसा नहीं होता है कि कोई शिक्षक ये चाहता है कि मैं उसे शिक्षा दे रहा हूँ अपने छात्र को, तो बदले में मुझे ये मिलेगा। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि इन दोनों का जो प्रेम होता है बहुत निश्चल होता है। अगर आप ये देखो तो अन्य रिश्तों में कहीं ना कहीं, चाहे जो भी रिश्ता हो, थोड़ा बहुत उसमें स्वार्थ होता है। चाहे माता पिता का है तो उनको लगता है कि ये हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेंगे, या पुत्र का होता है तो वो उसके भी, मतलब हर रिश्ते में कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत स्वार्थ होता है। लेकिन गुरु शिष्य का एक ऐसा रिश्ता होता है जिसमें किसी तरह का स्वार्थ नहीं होना चाहिए। मतलब जाहिर सी बात है, शिक्षण कार्य करता है और छात्र शिक्षा ग्रहण करता है, लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो उनमें एक अगाध प्रेम होता है, और वो प्रेम ऐसा होता है जिसको शायद न शिक्षक कभी व्यक्त कर पाता है और न छात्र व्यक्त कर पाता है। वो बहुत ही निश्चल प्रेम होता है, और प्रत्येक शिक्षक को अपने छात्र, मतलब एक शिक्षक ही ऐसा होता है जो अपने छात्र को अब खुद से भी आगे बढ़ते हुए देखना चाहता है, और उसे सच्ची प्रसन्नता होती है जब उसका छात्र उससे भी आगे निकल कर जाता है या उससे भी ज़्यादा कामयाबी हासिल करता है। तो इन्होंने कहा कि गुरु का शिष्यों के प्रति निश्चल प्रेम होना चाहिए, और ऐसे शुद्ध प्रेम से आध्यात्मिकता जागृत होती है। शिक्षक को बालक को लौकिक एवं पारलौकिक दोनों जीवन के लिए तैयार करना चाहिए। आप ये देखो कि मतलब शिक्षक ऐसा होना चाहिए जो बालक को ना केवल भौतिक जीवन के लिए बल्कि आध्यात्मिक जीवन के लिए भी तैयार करे, यानी दोनों जगत के ज्ञान वो कराए, उसे जीवन के बड़े लक्ष्यों की ओर उसे वो ले जाए। इसके बाद आते हैं विवेकानंद जी के अनुसार जो शिक्षार्थी है, शिक्षार्थी के बारे में उन्होंने क्या कहा है। तो शिक्षार्थी के लिए इन्होंने कहा है कि किसी भी तरह के ज्ञान के लिए, चाहे वो भौतिक ज्ञान हो चाहे आध्यात्मिक ज्ञान हो, उसके लिए ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना आवश्यक है। क्योंकि इनका ये मानना है कि जब तक बालक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन नहीं करेगा तो किसी भी तरह का उन्नति प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि वो अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल नहीं कर पाएगा, और जब तक वो अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल नहीं कर पाएगा तब तक वो किसी भी कार्य में पूरा फोकस नहीं कर पाएगा। फिर इसके बाद इन्होंने कहा है कि शिष्यों की गुरु के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए। ये कहावत भी है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, यानी जो श्रद्धावान होते हैं उन्हीं को ज्ञान प्राप्त होता है। तो जिस छात्र में गुरु के प्रति श्रद्धा नहीं होती वो ज्ञान प्राप्त कर भी नहीं पाता है। तो इनका ये कहना है कि गुरु से अगर ज्ञान प्राप्त करना है तो उसके प्रति श्रद्धा होनी चाहिए। लेकिन इनका ये कहना है कि गुरु के प्रति श्रद्धा तो हो, लेकिन साथ में उसमें स्वतंत्र चिंतन की क्षमता भी होनी चाहिए, क्योंकि किसी के प्रति अंधी भक्ति से हम उस पर आश्रित हो जाते हैं, और ये एक चारित्रिक दुर्बलता है। यानी इन्होंने ये सोचिए, इन्होंने चारित्रिक दुर्बलता इसको माना है कि जब हम पूरी तरह किसी पर डिपेंड हो जाते हैं। तो मतलब गुरु के प्रति श्रद्धा तो हो, लेकिन स्वतंत्र चिंतन की भी क्षमता हो, यानी वो जो ज्ञान प्राप्त करे उसमें वो स्वतंत्र चिंतन करे, उसमें तर्क वितर्क करे, और इस तरह से वो अपनी विचारधारा का निर्माण खुद करे। अगर वो पूरी तरह से गुरु पर आश्रित हो जाएगा तो ये एक तरह की चारित्रिक दुर्बलता की निशानी है। तो ये भी इन्होंने कहा है शिष्य के लिए। फिर इसके बाद अनुशासन की बात करें तो स्वामी जी ने अनुशासन के लिए
वास्तविक अनुशासन आत्मानुशासन माना है, क्योंकि इस स्थिति में हम आत्मा द्वारा प्रेरित होकर कर्म करते हैं। इनका ये कहना है कि गुरुओं को शिष्यों के सामने ऐसा उच्च आचरण प्रस्तुत करना चाहिए छात्र जिसका अनुकरण करेंगे और फिर धीरे धीरे वैसे करने की प्रेरणा उनके अंदर से आएगी। अगर आप ये देखो तो हम देखते हैं कि बालक जो कुछ भी सीखता है सबसे पहले तो वो अनुकरण द्वारा सीखता है। अब अनुकरण करता क्या है? अपने से बड़ों का। तो इनका ये कहना है कि गुरु को छात्रों के सम्मुख ऐसा आचरण प्रस्तुत करना चाहिए कि छात्र उसको देखकर प्रभावित हों और उसका अनुकरण करें। अनुकरण करेंगे और धीरे धीरे वो खुद आत्मानुशासित हो जाएंगे, यानी उन्हें खुद समझ में आएगा कि ये जो क्रिया हम कर रहे हैं ये दरअसल हमें खुद से करनी चाहिए। तो इस तरह से वो आत्मानुशासित हो जाएंगे। तो इन्होंने आत्मानुशासन पर बल दिया है। इसके अलावा अगर हम देखें तो व्यावसायिक शिक्षा, इसके अलावा विद्यालय की बात करें, इसमें विद्यालय का पॉइंट नहीं है, तो विद्यालय के बारे में इन्होंने कहा है कि मतलब ये गुरुकुल प्रणाली के समर्थक थे, परंतु अगर आधुनिक युग में देखें तो गुरुकुल प्रणाली द्वारा शिक्षा देना ज़रा संभव नहीं है, क्योंकि मतलब अब विद्यालय जन कोलाहल से दूर मतलब होने चाहिए, विवेकानंद जी का मानना है। लेकिन अब अगर देखो तो वर्तमान समय में परिस्थितियाँ बदल चुकी हैं, तो जाहिर सी बात है विद्यालय जंगल में नहीं हो सकते हैं। फिर भी ये बल देते हैं कि जो विद्यालय जहाँ पर भी निर्मित हो वहाँ का वातावरण शुद्ध हो और वहाँ पर खेल कूद, व्यायाम, अध्ययन अध्यापन के साथ साथ समाज सेवा, भजन कीर्तन और योगिक क्रियाएं संपादित होनी चाहिए। फिर इसके बाद आते हैं व्यावसायिक शिक्षा पर। तो व्यावसायिक शिक्षा में इन्होंने, जैसे हम अभी आगे गांधी जी को पढ़ेंगे, तो गांधी जी ने कुटीर उद्योगों पर बहुत ज़्यादा बल दिया है, यानी बेसिक क्राफ्ट के माध्यम से शिक्षा देने की बात कही है। तो सोचिए गांधी जी विदेश में पढ़ के आए थे और उनको मतलब विवेकानंद जी से बाद में उनका जन्म हुआ, फिर भी उनकी सोच ये थी कि मतलब भारत के जो नागरिक हैं वो बस कुटीर उद्योगों में लगे रहें, बाकी उच्च शिक्षा के लिए उनका कोई उनकी शैक्षिक विचारधारा नहीं थी। लेकिन अगर आप ये देखो विवेकानंद जी को देखो तो इनकी विचारधारा इससे हटके इन्होंने कुटीर उद्योगों और शिल्पों से ज़्यादा पाश्चात्य देशों के विज्ञान और तकनीकी की शिक्षा पर बल दिया है, जिससे देश में ही कुशल डॉक्टर, इंजीनियर, प्रशासक तैयार हो सकें। मतलब इन्होंने गांधी जी की विचारधारा के अपोजिट इस बात पर बल दिया है कि जो पाश्चात्य देश हैं वहाँ की विज्ञान और तकनीकी का ज्ञान हमें अपने छात्रों को देना चाहिए, जिससे देश में ही कुशल डॉक्टर, इंजीनियर, प्रशासक वगैरह तैयार हो सकें। यानी इन्होंने बालकों को केवल कुटीर उद्योगों तक सीमित रखने की बात नहीं की है। तो इन्होंने व्यावसायिक शिक्षा पर बल दिया है। इसके अलावा धर्म शिक्षा, तो धर्म के लिए इन्होंने धर्म विशेष की शिक्षा पर बात नहीं की, बल्कि ये कहा है कि मतलब ऐसी शिक्षा दी जाए जिससे बालकों का जो दृष्टिकोण हो उनमें सहिष्णुता हो और विश्व बंधुत्व की भावना आए। मतलब वो ये माने कि संसार के समस्त जो मनुष्य हैं, समस्त प्राणी हैं, उनमें एकात्म है और उसमें सहिष्णुता का भाव होना चाहिए, उसमें कट्टरता का भाव नहीं आना चाहिए। इसके बाद सह शिक्षा की बात होती है। तो सह शिक्षा में इनका मानना है कि इन्होंने कहा कि जब स्त्री और पुरुषों का जो पाठ्यक्रम है वो अलग अलग होगा तो जाहिर सी बात है दोनों के लिए अलग अलग विद्यालय होने चाहिए, यानी महिलाओं के लिए अलग विद्यालय और पुरुषों के लिए अलग विद्यालय। इन्होंने महिलाओं के लिए शिक्षा के लिए महिला शिक्षक पर बल दिया है। इनका ये कहना है कि महिलाओं की शिक्षा महिला शिक्षिकाएं ही प्रदान करें। इसके अलावा महिलाओं तथा पुरुषों के लिए अलग अलग पाठ्यक्रम की बात कही है, क्योंकि दोनों का कार्य क्षेत्र अलग होता है। तो इन्होंने महिलाओं और पुरुषों के लिए दोनों के लिए अलग अलग पाठ्यक्रम की बात कही है। इसके अलावा जन शिक्षा, तो इनका ये मानना है कि जो भारत में जो अंधविश्वास, पराधीनता और पिछड़ापन है, इसका मूल कारण अशिक्षा है। संसार के अधिकांश जनसंख्या अशिक्षित है, इसलिए इन्होंने जन शिक्षा की बात कही है। इनका ये कहना है कि अगर अंधविश्वास, पराधीनता और पिछड़ापन को दूर करना है तो जन शिक्षा आवश्यक है, यानी सभी के लिए शिक्षा अनिवार्य करने की इन्होंने बात कही है। तो ये भी
एक अच्छी विचारधारा है इनकी। इसके अलावा स्त्री शिक्षा, तो स्त्री शिक्षा के बारे में इन्होंने कहा है, मतलब स्त्रियों को भी शिक्षित करने की इन्होंने बात कही है, यानी नारी शिक्षा पर बल दिया है। लेकिन इनकी जो विचारधारा है वो थोड़ा सा भारतीय दृष्टिकोण है इसमें, यानी शिक्षित नारी की तो बात कही है लेकिन दृष्टिकोण भारतीय है। इन्होंने शिक्षा द्वारा आदर्श गृहिणी, माता, आदर्श शिक्षिकाएं और समाज सुधारक के निर्माण की बात कही है। इनका ये मानना है कि शिक्षा द्वारा ऐसी नारियों का विकास हो जो पवित्र हों, निर्भय हों, आदर्श गृहिणी हों और वीर पुत्रों को जन्म दें, आदर्श माताएं बने और समाज को उचित दिशा दें। मतलब इन्होंने ये नहीं सोचा है कि स्त्रियां शिक्षित होकर जॉब करेंगी या बाहर बिजनेस करेंगी, ऐसा कुछ नहीं है। इनका कहना है कि स्त्री की जिम्मेदारी उससे भी बढ़कर है, क्योंकि शिक्षित स्त्रियां ही समाज को नई दिशा दे सकती हैं, वो ही वीर पुत्रों को जन्म दे सकती हैं। और ये बात बिल्कुल सच है। वर्तमान समय में अगर आप देखो तो जो मूल्यों का ह्रास हुआ है उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि आजकल स्त्रियां पढ़ लिख तो गई हैं लेकिन उनका जो सबसे प्रमुख दायित्व है वो नहीं निभा पा रही। वो अच्छी प्रशासक बन गई हैं, बड़ी बड़ी जॉब में चली गई हैं या वो बिजनेस कर रही हैं, लेकिन अपने बच्चों को सही संस्कार नहीं प्रदान कर पा रही हैं, क्योंकि वो जो उनकी प्राथमिक जिम्मेदारी थी वो उससे विलग हो चुकी हैं। तो इनका ये कहना है कि ऐसी नारियों का विकास हो जो पवित्र हों, निर्भय हों, आदर्श गृहिणी हों और वीर पुत्रों को जन्म दें, आदर्श माताएं बने और समाज को उचित दिशा दें। तो समाज ये जो वर्तमान समय में गलत दिशा में जा रहा है उसका सबसे प्रमुख कारण यही है कि माताएं अपने बच्चों को सही संस्कार नहीं प्रदान कर पा रही हैं। और इसीलिए ये माना जाता है ना कि परिवार प्रथम पाठशाला है और माता प्रथम शिक्षिका। अगर प्रथम शिक्षिका अच्छी हो और अनुशासित हो तो बच्चे कभी भी बिगड़ नहीं सकते या वो गलत रास्ते पर जा नहीं सकते। तो इसलिए इनका ये मानना है कि शिक्षा द्वारा स्त्री में इन गुणों का विकास होना चाहिए। तो आज की कक्षा में हम लोगों ने विवेकानंद जी की शैक्षिक विचारधारा का अध्ययन कर लिया। कल हम एक नया टॉपिक शुरू करेंगे। आशा करता हूं कि आज हम लोगों ने जो विवेकानंद जी की दार्शनिक और शैक्षिक विचारधारा पढ़ी वो आप लोगों को आसानी से समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर किसी छात्र को कोई समस्या है तो मुझसे संपर्क कर सकता है। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।